और पीछे मेरे बुजुर्ग भाई जमाने में कम आधार है, सारा पंडाल मिलना चाहिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज अमर शहीद राव तुलाराम जी की धरती को मैं नमन करता हूं। ये वो धरती है शहीदों की धरती, और उन शहीदों की बदौलत हमको आज से 75 साल पहले आजादी मिली थी, और उन शहीदों की बदौलत ही इस आजादी को हम लगातार कायम भी रख पा रहे हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि इन दोनों ही कामों में, चाहे आजादी लेने की बात हो और चाहे आजादी को कायम रखने की बात हो, मैं आजादी के 75वें साल अमृत महोत्सव के इस अवसर पर उन सबको नमन करता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन दो ऐसे विषयों से हम जान रहे हैं। एक विषय है संविधान दिवस। संविधान दिवस पहले देश की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान सभा बनी थी, और उस संविधान सभा के दिन में यह लगाया था कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारा रहन सहन, हमारा जीवन यापन, हमारे सारे सिस्टम, हमारे कानून, हमारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें या फिर पंचायती राज की सरकारें, ये किस प्रकार के काम करेंगी आखिर एक सभ्य जीवन को व्यतीत करने के लिए, मानव जाति को सुखी करने के लिए नियमों का पालन करना होता है। तो नियमों के ग्रंथ को, ये पवित्र ग्रंथ जो संविधान बनाया गया, इसमें सालों साल लग गए थे बनाने में, और आज के दिन 26 नवंबर को उसको देश की जनता को समर्पित किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी को, 2 महीने बाद, लेकिन 26 नवंबर को और वो समर्पित किया गया था। तो इस अवसर पर मैं डॉक्टर अम्बेडकर को और जो भी उस समय के संविधान सभा के सदस्य थे, उन सबके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि इस आजादी की खुली सांस में आज हम हवा ले पा रहे हैं, तो अपने संविधान के कार्य से ले पा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय हमारा देश एक राज्य नहीं था, राज्य एक नहीं था, 550 रियासतें थी, और उन 550 रियासतों को अंग्रेज ने तो यह मन बनाया था कि ये अलग अलग रहे, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनकी आजादी बेकार हो जाएगी। लेकिन नहीं, संविधान सभा के बाद उस समय के अपने जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिनको कहते हैं, उनके जिम्मे लगाया गया कि रियासतों से सबसे बात करो कि क्या ये अपने अपने संविधान को बनाएंगे या भारत का जो संविधान बना है उसके अंतर्गत आकर के, और एक देश, अखंड देश, इसके अंतर्गत आएंगे। तो सिवाय 3 रियासतों को छोड़कर लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी 550 रियासतों को तैयार कर लिया कि हम भारत के संविधान के अंतर्गत रहेंगे, और ये देश आजाद भारत, इसमें एक जीवन अपना व्यतीत करेंगे लोकतंत्र के तरीके से। उन्होंने सबने माना, जिसका स्वरूप आज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, केवल 130 करोड़ की आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सीमा छोड़ा करके जी रहा है और दुनिया में अपना स्थान बना रहा है। भाई बहनों, आज के दिन संविधान सभा के अवसर पर सारे देश में ये धूम चल रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और एक दूसरा प्रसंग 26 नवंबर का कुछ बुद्धिजीवी लोगों को याद होगा, जिनको इतिहास याद है, ज्यादा दूर का इतिहास नहीं है, 2008 26 नवंबर की घटना है। यदि आतंकवाद इसका बोलबाला देश में बढ़ रहा था, आतंकवादियों ने आज 26
नवंबर 2008 को मुंबई के ताज जो होटल है उसके पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण को एक प्रकार का 166 नागरिक से मारे गए थे। 166 बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। तो इस आतंकवाद की समाप्ति के लिए आज का दिन याद किया जाता है। भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत काम किया और उसके बाद आतंकवाद को लगातार कुचला जा रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, चाहे वो मध्य भारत के अंदर आतंकवाद के, चाहे आंध्र का आतंकवाद हो, चाहे झारखंड का आतंकवाद हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आतंकवाद हो, इन सब आतंकवादी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और उसमें हमारे सैनिक, हमारे अर्धसैनिक बल लगातार इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जान की कीमत पर हम अपने देश को सुरक्षित रख पा रहे हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं जो शहीद इस ऑपरेशन में हुए, उनको भी बहुत नमन करता हूं। भाई बहनों, जैसा बताया कि आज के इस रैली के अवसर पर कई वर्षों के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम, खासकर के 52 में राजकार के बाद आना हुआ। आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्र के हमारे राज्य मंत्री, योजना राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री श्री रामलाल शर्मा जी, वर्तमान के हमारे सहकारिता मंत्री और इस क्षेत्र से विधायक डॉक्टर रोहिलाल जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री हुकम चंद यादव जी, विधायक हमारे कोसली के श्री लक्ष्मण यादव जी, मंत्री हमारे श्री ओपी यादव जी, श्री सुनील मूसेपुर जी, विक्रम यादव जी, मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ जन, सामने बैठे हुए सभी सज्जनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज की इस रैली में विकास नाम से जो शब्द प्रयोग किया है, विकास रैली, वास्तव में सार्थक नाम दिया गया है। क्योंकि जैसा बताया राव साहब ने कि 19 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, या तो उनका उद्घाटन किया गया है और या उनका शिलान्यास किया गया है, और 223 करोड़ के ये सब प्रोजेक्ट हैं। जो इतनी बड़ी राशि के सारे प्रोजेक्ट, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम लोगों ने 2014 में सत्ता संभाली थी और आपको ध्यान में होगा, पिछली सरकारों की तरह नहीं, हमने घोषणा की थी और वो घोषणा थी कि सबका समान विकास होगा। हरियाणा एक के नारा देकर के मारेंगे और खास करके अगर थोड़ा सा किसी को तरफदारी भी करनी होगी, अगर किसी को महत्व ज्यादा देना होगा तो जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको महत्व ज्यादा देंगे, ताकि कैसे उस पिछड़ेपन को दूर कर सकें। और ये दक्षिण हरियाणा माना जाता था कि पिछड़ा है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा काम इस दक्षिण हरियाणा के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए किया। पहले दिन से 2014 26 अक्टूबर से और आज तक जितनी आवश्यकताएं यहां की बताई गई है उन सबको हमने पूरा किया है। और जो यहां की मुख्य समस्या, वो पानी की समस्या, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमने पहले दिन से उस पर काम करना शुरू किया। चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन का काम था, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन का काम है, चाहे यहाँ पानी जो है वर्षा के दिनों में उसको ज्यादा भेज करके यहाँ के इलाके के पानी का लेवल कैसे ऊंचा उठाना है, सब काम हमने किए। ये मसानी बांध यहां से दूर तो नहीं है। मसानी बांध पिछले 3 वर्ष से हर बार भरते हैं, 8 फुट से 10 फुट तक पानी उसमें आता है। और आज आप 3 साल पहले का लेवल जमीन के पानी का और आज का लेवल उठाकर देख लें, मुझे लगता है कि 10 फुट से 15 फुट ऊपर पानी आ गया होगा। किसी का अनुभव हो तो जरा हाथ में करके बता, 10-15 फुट पानी आया कि नहीं ऊपर आया? क्या लेवल उठा? आगे जाकर 20-30 फुट भी आया है, लेकिन 10 से 15 फुट पानी ऊपर आना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आखिर जमीन का पानी हम लगातार दोहन कर रहे हैं और लगातार दोहन करेंगे, पानी को हमने जमीन में पहुंचाया नहीं तो जमीन का जो भीतर है, जमीन का गर्भ है, ये सूख जाएगा। और सूख गया तो आगे आने वाली पीढ़ियों को जमीन तो मिल जाएंगे, तो उसका कुछ जाएगा, जमीन जहां है वहीं है।
लेकिन जमीन के अंदर पानी नहीं होगा तो ये खोखली जमीन, ये सूखी जमीन हम लेके जाएंगे। इसलिए पानी को भी अपनी विरासत में जोड़ो। और हमने तो उत्तर हरियाणा, मध्य हरियाणा जहां धान ज्यादा होता है, उन लोगों को निवेदन किया है कि आप लोग धान की बुआई कम कर दो, और जो धान की बुआई नहीं करेंगे और फसलें बोएंगे उसको हम 7,000 का एकड़ की इंसेंटिव देंगे। और मुझे खुशी है कि वहां 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो गई चुका है। और जो पानी नीचे ऊपर बढ़ेगा वो सब किसानों के काम आएगा, हमारे सबके पीने के काम आएगा। तो पानी तो भाई जल ही जीवन है, पानी बहुत अमृत है, इसको जरूर बचा के रखना है, इसको खराब नहीं करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। जितना कम से कम उपयोग कर सको उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। प्रदेश गवर्नमेंट में बहुत बड़ी बड़ी योजना है, विकास के काम गिनाने लगे तो बहुत है, लेकिन जैसे सड़कों का जाल बैठा है, हम देखते हैं इस दिल्ली के साथ साथ जो लगता हुआ हरियाणा है, खास करके हमारा एरिया, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ तक भी, उधर दादरी भिवानी कर, उधर हिसार कर, उधर पानीपत करनाल कर, दिल्ली के इर्द गिर्द का कितना नेटवर्क ज्यादा बन गया है। और नेटवर्क ज्यादा बना है तो निश्चित रूप से इसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, वहां भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वो कहते हैं कि हमारी सड़कों का जाल बढ़िया सड़कें इसलिए नहीं है जो अमीर है। लोग सोचते हैं ना अमीर देश है, सड़कें बहुत बड़ी बना ली उन्होंने, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी अमीरी इसलिए है क्योंकि हमारे सड़कों का जाल डाला। उन्होंने पहले सड़कों का जाल बनाया, फिर अमीरी आई हमको। तो जो सड़कें दिखती हैं, रेलवे लाइनें दिखती हैं, ब्रिज बनते हैं, बाईपास बनते हैं, लोगों का रहन सहन अच्छा होता है, इसी में से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उद्योग लगेगा, लोगों को आने जाने के लिए समय कम लगेगा। तो ये सारे विषय हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। हमने इसको खूब बढ़िया बनाया है। हम इसी प्रकार से कॉलेज की मांग की गई है, तीनों ही विधानसभाओं के लोगों ने कॉलेज का कहीं उसको विस्तार देना है, तो कहीं नई बिल्डिंग बनानी है, तो कहीं नया कॉलेज खोलना है। हमने तय किया है कि 20 किलोमीटर दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा, यानी एक कॉलेज दूसरा 20 किलोमीटर दूर होगा। इसके ज्यादा अगर होता है तो बीच में कॉलेज जरूर बनाना, ताकि इधर से उधर 10 किलोमीटर का सफर किसी की विद्यार्थी को या हमारी छात्रा को न लगाना पड़े। चाहे इसके लिए हमें सारी व्यवस्था ऐसे करनी पड़े। हमने पिछले 5 साल में सर्वाधिक 81 कॉलेज खोले और उसमें से 62 कॉलेज केवल छात्राओं के लिए, बाकी कोविड खोले। जहां जहां पहले से कोविड थे, पुरुष बालकों के थे, बॉयज के थे, वहां छात्राओं के अलग खोले। आज भी आवश्यकता है, ये हमारी प्राथमिकता है। और प्राथमिकता केवल कॉलेज से ऐसा नहीं है। हमने अब ये हर कोई आएगा मांगेगा, ये कॉलेज दे दो, ये कोई नई मेडिकल कॉलेज दे दो, या ये हमें सीएससी दे दो, पीएचसी दे दो। ओके, आखिर तो डिमांड होती है, सब जगह होती है। उसमें विधायक हैं, सांसद हैं, उसमें जनता के लोग हैं, उसमें हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, सब कुछ उठा के कहते हैं। हमने योजना आगे बनाई है और इसको लागू कर रहे हैं, उपयोग लागू कर दी है कि जितनी जरूरत हरियाणा में जिस चीज की है उनको एक साथ बनाओ और एक योजना करो। उस योजना में जहां जहां जरूरत है सब जगह बनाए। जैसे मैं कॉलेज की बात करूं, क्या 20 किलोमीटर कॉलेज होगा, लगेगा कि हाँ अब 20 किलोमीटर पूरे हो गए हैं तो आप हो सकता है इसको 15 किलोमीटर कर दें, हो सकता है 10 किलोमीटर कर दें। जैसे जैसे रूट बढ़ती जाएगी वैसा वैसा करते जाएंगे। अब उन्हें तय किया है डिपार्टमेंट को आके मैपिंग कर ले। उस मैपिंग में हमें अस्पताल कितने चाहिए, जैसे इस बार घोषणा की कि हर जिला के अंदर पर 200 बेड का अस्पताल होगा। 9 जिला के अंदर ऐसे हैं जहां 200 बेड नहीं है, 100 बेड है, 50 बेड है, 60 बेड है। लेकिन कोई जिला के अंदर ऐसा नहीं बचेगा जहां 200 बेड का नहीं होगा। ऐसे ही सीएचसी है, पीएचसी है, डिस्पेंसरी है, इनका सिस्टम हम बना रहे हैं कि सारे प्रदेश में एक जैसा हो। हम कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो बीजेपी वालों की है, ये कांग्रेस वालों की है, यहां तो इसने नहीं जिताया हमको। भाई जिता दिया नहीं जिता दिया, सरकार बनाने का काम हमारे जिम्मे हरियाणा की जनता ने अगर लगाया है तो हमारा काम है बिना भेदभाव के हम काम करेंगे।
आज मानो हमें नहीं जिताया तो हमें ये तो जरूरत है कि कल हमको जिताएगा। कभी तो जितना कि नहीं, क्यों? आज नहीं जिताया, कल तो जितना है ना, आना तो करो, कल जितना है ना। हाँ, तो जहां नहीं जीत पाया वहां कल हमको जीतना है, और इसलिए हमने हर इलाके में, हर क्षेत्र में अपने सारे काम कराने में भेदभाव नहीं करना। इस इलाके में हम करा रहे हैं, चाहे काम बावलगंज होगा या चाहे काम हमारा कोसली का होगा, वैसा ही काम रेवाड़ी में भी होगा। रेवाड़ी भले हमारे विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जिता पाए हैं हम लोग, लेकिन काम हम सब जगह बराबर कराएंगे मित्रों। इसलिए हमने बहुत सी ऐसी चीजें विकास की हैं जो तय की हैं, ये सब जगह होंगी। जैसे तालाबों के लिए हमने तय किया कि हरियाणा के 18,000 तालाब अथॉरिटी बनाई है, हर एक गांव का तालाब ये ठीक होना चाहिए। ओवरफ्लो है, उसके पानी की ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक करेंगे। और अगर गंदे पानी का तालाब है तो वहां कोई ना कोई एक पानी के यानी शोधन का विषय लगा करके साफ पानी उसमें जाए और उस पानी का उपयोग हम सिंचाई के लिए भी करें। तालाब पहले किसानों के, गांव वालों के बहुत काम आते थे, आज वो सारे गंदे हो गए, पॉल्यूटेड हो गए हैं, ओवरफ्लो हो गए हैं। इस इलाके में कोई समस्या नहीं है, मध्य हरियाणा में बहुत समस्या है। वहां बड़े बड़े तालाब हैं, 18-20 एकड़ के तालाब हैं, और खूब भर जाते हैं, बरसात के दिनों में साफ कोई करता नहीं है। तो इस सारे काम को हमने किया है। हमने इसी प्रकार से स्कूल खोलने की बात भी कही है कि जहां स्कूल की आवश्यकता है, और अब 8वीं के बाद सारे स्कूल +2 के होंगे, 10वीं का स्कूल नहीं होगा। 8वीं के बाद करेंगे, उसके बाद 12वीं का करेंगे, और 12वीं का करेंगे तो साइंस की स्ट्रीम जरूर होगी, विज्ञान जरूर पढ़ाएंगे। बिना विज्ञान के आज पढ़ाई का फायदा नहीं है बालकों को। केवल डिग्री ले ली, उस डिग्री का कोई उपयोग नहीं है। उसकी योग्यता यदि बढ़ानी है तो उसको पढ़ाई भी अच्छी करानी है। कोई पढ़ नहीं सकेगा तो उसके लिए स्किलिंग, उसके लिए हमने हुनर का विकास ये किया है, ताकि उसको कुछ काम करना आ जाए, और काम करना आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको काम दिलाने के लिए, उसका अपना काम कराने के लिए बंद कर देगी सरकार, ताकि उसको रोजी रोटी अपनी चला सके। इसलिए शिक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, फिर चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, आज राव साहब ने आपके सामने साथ रखा कि हमारा रेवाड़ी जिले का मेडिकल कॉलेज एम्स की अब बहुत जल्दी नींव रखी जाने वाली है। जमीन का मामला उसका हल हो गया है और बहुत जल्दी एम्स में बन जाएगा। ऐसे ही महेंद्रगढ़ जिले में कोरियावास में बिल्डिंग चालू होगी बननी, बहुत जल्दी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, शायद अगले सेशन में, उससे अगले सेशन में वहां एडमिशन शुरू हो जाएंगे। गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, भीतर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आसपास के सब जिलों में बन रहे हैं। जहां पे कमी है 3-4 जिलों में, वो भी आने वाले वर्ष के अंदर हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, ताकि MBBS के एडमिशन में हमारे विद्यार्थियों को कोई दिक्कत न आए। इसी प्रकार छोटा काम न बढ़े, लेकिन गांवों में व्यायामशालाएं खोलना, हमने पहले वर्ष में 10-10 व्यायामशालाओं की घोषणा की थी, अगले साल में फिर 10-10 की थी। आज जितने गांव में 2 एकड़ जमीन का प्रबंध कर लेंगे, उन सब में व्यायामशालाएं खोलेंगे। आप केवल एक जानकारी मात्र दे दें कि हमारे यहाँ 2 एकड़ जमीन पंचायत की है, व्यायामशालाएं बना दें, हम यहाँ व्यायामशालाएं बना दें। और व्यायामशाला के साथ एक नया प्रयोग कर रहे हैं, वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर क्या होता है? देखिए, अस्पतालों में मरीज जाता है, उसको दवाई मिलती है, वो ठीक होता है, घर आ जाता है। लेकिन वेलनेस सेंटर में ऐसे प्रबंध हो रहे हैं कि आखिर व्यक्ति आदमी बीमार क्यों होता है, उसकी आदतें, उसका व्यायाम, उसको योग कराया जाए, उसको खेल कराया जाए, या जो छोटी मोटी बीमारी शुरू में आ भी गई तो तुरंत उसका इलाज किया जाए। कहते हैं बुराई को जड़ से समाप्त करना, तो जब बीमारी आई है तभी शुरू उसको समाप्त कर दें। तो वेलनेस सेंटर बनाएंगे जगह जगह, ताकि लोगों को बीमार होने की जो गति है वो कम हो जाए। बीमारी नहीं होगा तो अस्पताल में जाना क्या जरूरी है? हम अस्पताल में ज्यादा खोले हैं, इसकी बजाय वेलनेस सेंटर ज्यादा खोले तो लोगों को बीमारी से मुक्त करा दें। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं मेरी आयु के, वो कहते हैं कि मैं सारा जीवन एक गोली नहीं खाई, मैंने कभी थर्मामीटर लगा कर नहीं देखा। बुजुर्ग ऐसे बहुत मिलते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, खेती में काम करते हैं, या अपने भाग करते हैं, राम करते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा हो, हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। मित्रों, भौतिक विकास एक चीज है,
सड़कें बना दो, पुल बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, मेडिकल कॉलेज बना दो, बिल्डिंग खड़ी कर दो, ये इंडस्ट्री लगा दो, सब है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जो सरकारी सिस्टम है, इन सिस्टम को ठीक किया जाए। और सिस्टम में ठीक करते करते समाज के परिवर्तन की बात भी करते हैं। समाज परिवर्तन का एक उदाहरण आपको बताता हूं। 2015 में जब हमारी सरकार आई थी, प्रधानमंत्री जी ने पानीपत में बड़ी रैली की थी और उसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था। ये बात चैलेंज था हमारे लिए। समाज के अंदर एक परिवर्तन, की सोच में परिवर्तन वो करना शुरू किया। सारे डिपार्टमेंट लग गए, संस्थाएं लग गई, एनजीओ लग गए, पंचायतें लग गई। और मुझे खुशी है अभी ये 3 दिन पहले एक ऑल इंडिया की रिपोर्ट छपी है, लिंग जो गणना की, तो उसमें जन्म के समय जो लिंग की रेशो है, इस रेशो में इतना परिवर्तन हुआ जो 2014 के अंदर हमारी 856 लड़कियां होती थी 1000 लड़कों पर, अब वो 913 हो गई हैं। हम लोग यानी 57 अंक ही आगे बढ़े हैं। फिर भी आंकड़े कम हैं। अगर सारे देश भर का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। आज के दिन 1000 पर 1020 लड़कियां हैं सारे देश में, 1000 पर 1020। और ये पहली बार लड़कियां लोगों से ज्यादा हुई है देश में। तो मित्रों, हम लोगों को ऐसे समाज परिवर्तन के काम भी करने हैं। समाज के अंदर कई बार बहुत बीमारियां, बुराइयां, कमियां बहुत आती हैं। ये भ्रष्टाचार नाम का रोग, ये भी समाज से व्याप्त है, ऊपर से नीचे तक। नेता भी भ्रष्टाचार करते रहे, अधिकारी, कर्मचारी, जनता सब मिलकर करते हैं। उसके ऊपर चोट मारने का काम शुरू किया हुआ है। और उस चोट मारने में किसी भी प्रकार का सरकारी काम हो तो आप कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करेगा। और हमने जाल अपना दिखाया, जाल में आना चाहिए, एक बार छोड़ेंगे नहीं किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी पिछले दिनों के अंदर हमने एक अपना टारगेट तय किया था कि भर्तियां मेरिट पर होंगी, कोई भी इसके अंदर नकल नहीं करेगी, पर्ची भर्ती नहीं करेगी। लेकिन कुछ ऐसे गैंग है, कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े लोग मिलकर के उन्होंने रास्ते निकाले हुए हैं। एक बार तो पेपर ही लीक हो गया, हमारा पेपर लीक हुआ, हमने हिम्मत हारी नहीं है, उस पेपर को तो कैंसिल कर दिया और बाद में उनको पकड़ना शुरू किया। दूर तक जड़ें फैल गई हैं लोगों की। कहीं वो पेपर सेंटर के पास चले जाते हैं, कोई प्रिंटिंग प्रेस में चले जाते हैं, वहां से पेपर लीक करा करके सबको बांटते हैं। 48 लोग पकड़े हैं, आज भी जेलों में पड़े, सब 48 लोग। अभी 4 लोग, एक एक्साइज ऑफिसर, उसको भी पकड़ा है। ये हम हिम्मत करते हैं कि हमारे अपने समय में भी जब भी कोई गड़बड़ होती है उसको पकड़ने की हिम्मत हम करते हैं। आज ये जो आलोचना करने वाले विपक्ष के लोग, अगर इनसे साफ पूछा जाए इनके कांग्रेस के समय में 10 साल में क्या कुछ उन्होंने किया और कितनी भर्तियां कोर्ट से रद्द कर दी। हमारी एक ही भर्ती कोर्ट में रद्द नहीं हुई, आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई, एक भी। इनके 11 भर्तियां इनकी रद्द हुई है। इनसे विभाग पूछते हैं कि उस समय क्या लोग करते थे, कोई सिस्टम ही आपके नहीं थे, हर बार कोर्ट में क्यों करना पड़ता था, ये भर्ती जो है ये इलीगल भर्ती है, इसको रद्द कर दो। और इनके कई तरह के पासे हमने आकर के ठीक किए हैं। तो मित्रों, हम व्यवस्थाएं बदलने वाले हैं, व्यवस्था परिवर्तन में एक बड़ा काम कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र नाम से हमने योजना बनाई है। सारी दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, अपने देश में भी किसी प्रदेश ने नहीं बनाई, हमने बनाई है। हर परिवार का डाटा नियम रखें, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने काम करते हैं, कितने बुजुर्ग हो गए, कितने अस्वस्थ हैं, किसकी क्या जरूरत है, उनकी आमदनी कितनी हो रही है, उनके पास मकान है कि नहीं है। ऐसी सब चीजों की अगर हमारे पास जानकारी होगी तो उस जानकारी के आधार पर जो जरूरत है उसको पूरा कर सकेंगे। ये परिवार पहचान पत्र, इस पर देश करके नहीं दुनिया में लोग उनसे आगे पूछते हैं ये सिस्टम आपने क्या बनाया है, अब उसका हमारा डाटा तैयार हो रहा है। और अगले सप्ताह में हम लोग करने वाले हैं कि जो गरीब परिवार है, जिनकी इनकम आय साल की 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे हमारे यहां लगभग 3.5 लाख परिवार अभी तक निकले हैं। हो सकता है और बाद में निकले, या हो सकता है इनकम की वेरिफिकेशन चल रही है कुछ कम भी हो जाए, लेकिन इसमें से 1.5 लाख हमने छांटे हैं। उन 1.5 लाख परिवारों को 29 तारीख से लेकर और 15 दिसंबर तक, ये 17-18 दिनों में हम मेले लगाएंगे पूरे प्रदेश में। ग्रामों में अंत्योदय मेला,
मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, उनको एक ही को बुलाएंगे, तो आप क्या करते हो, इसको काम को कैसे बढ़िया कर सकते हो, आपको पैसा चाहिए बैंक से दिलवाते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ वो आपको दिलवाते हैं, अगर आप कुछ नहीं करते तो क्या आप कर सकते हो। आखिर करने के लिए कि सामने वाला तैयार है, किसी के पास जगह की कमी है, किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं मान लो अगर 4 पशु भी पालने हैं तो इसके लिए भी उसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग चाहिए, कहां से वो चारा घास लाएगा, दूध होगा तो कहां वो बेच के आएगा, उसकी आमदन उसमें से हो जाएगी, लेकिन अब हिम्मत नहीं उठाता। कोई आदमी अपनी दुकान करना चाहता है, उसके पास जगह भी है लेकिन दुकान कोई की नहीं है, हम कहेंगे कि ठीक है दुकान करने का कोर्स भी कराते हैं, दुकान अपने मोहल्ले में अपने गांव में करो। अभी हमने हेल्थ स्टोर खोले हैं, 71 हेल्थ स्टोर पहले चरण में तो उद्घाटन किया है। मैं गया था फरूखनगर के दुकान में 2 बार गया था, टैक्स 45 एकड़ में, नवीन नाम है, आज वो 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है। 2 लाख महीना छोटी बात नहीं होती, 2 लाख रुपया महीना। और उसके यहां सामान, अच्छा ये सामान मिलता सस्ता है, लोगों को सस्ता मिलता है, ठीक से सिस्टम बन जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बुढ़िया यमुनानगर में कहती बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2 दुकानें हैं मेरी, ये बाहर दुकानों पर मैं क्या करूं, किसको दूं, क्या करूं। उसको कहा कि ऐसा करो, एक दुकान अपने आप कर लो, बेच तो सकती हो, सामान को बेच सकती हो। उसको 2 लाख रुपया बैंक से लोन लेके दिया, आज 20-22 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं, एक दुकान से किराया पर ग्राहक है। छोटे छोटे काम अपनी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, पशु पाल सकते हैं। कहीं हमारे लोग कारीगर हैं, ये जो कारीगर है ये अच्छा काम सीख करके हर काम के लिए अच्छे कारीगरों की जरूरत है, अच्छे ड्राइवरों की जरूरत है, अच्छे मैकेनिक है उनकी जरूरत है, अच्छे मिस्त्री मकान बनाने वाले उनकी जरूरत है, अच्छे टाइल लगाने वाले उनकी जरूरत पड़ती है। काम को सीखने की जरूरत है, अगर काम सीखेंगे तो बहुत कुछ आगे हो सकता है। एक छोटा सा उनका बहम दूर करना पड़ेगा, क्या कि सरकारी नौकरी करेंगे, ये मतलब अहम है। सरकारी नौकरी में अपने काम में ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, लेकिन आसान काम लगता है, आगे चल करके सरकारी नौकरी भी आसान काम नहीं रहेगा। जो काम करेगा वही नौकरी में रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको भाग करने के रास्ते को आते हैं। बहुत लोग तो हाथ का हाजिरी लगाए और फिट होकर के बैठ गए, नहीं, सरकार में भी काम करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, हम हर परिवार को इसको उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन का काम है। सरकार की बहुत सी सेवाएं हैं जो उनको मिलती नहीं, लेने जाते हैं तो हाथ बड़ों में हमारा हाथ पकड़ लेता है, हमको 100-200-500 रुपया मांग लेता है। हमने जितनी प्रकार की सेवाएं हैं, सब सेवाएं आपको घर बैठे मिलनी चाहिए। ऐसे सरल केंद्र खोल दिए हैं, ऐसे अंत्योदय केंद्र खोल दिए हैं, अटल सेवा केंद्र खोल दिए हैं, गांव गांव में आज कंप्यूटर वाला एक आदमी बैठेगा, क्या आओ सरकार की कौन सी योजना का लाभ उठाना प्रारंभ हो। हमारी बहन माताएं ये भी अपने काम के नाते रोजगार बनाते, जिस दिन को कोई संदेश आएगा गांव में या हमारे शहर में कहीं मेला आएगा, वहां पहुंच जाओ, अपने काम के नाते 4 योजना लेके आ जाओ। सरकार की 550 योजनाएं हैं, कम नहीं है, पता तो नहीं होता। हर सामान्य गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को योजना पर नौकरी है। जब में कोई बीमार हो जाता है, उसके इलाज का खर्चा 5 लाख रुपया मोदी जी ने आयुष्मान भारत का ये देने की बात कही है। हो सकता है किसी को परेशानी में कार्ड न बन जाता होगा, उसके कार्ड नहीं बनेंगे। ओल्ड एज पेंशन हरियाणा में सबसे ज्यादा 2,500 काम देते हैं। हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही हो कि उसकी उम्र जो है वही में लिखी गई, अब परिवार का कारण पत्र में सबकी उम्र लिख लेंगे और 6 महीने बाद कोई आपसे उम्र पूछेगा नहीं, उस रिकॉर्ड में अपने आप पता लग जाएगा कि आदमी की उम्र कितनी अपने आप। तो मित्रों, व्यवस्था परिवर्तन के सब हम काम कर रहे हैं, विकास के हम काम कर रहे हैं। यहां पर जितने भी काम आपने बताए हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत तो हमारे सिस्टम में आ गए हैं। जो मांग पत्र दिए गए हैं उसमें हमारे लक्ष्मण सिंह यादव जी ने भी कोसली के लिए मांग पत्र दिया है, जिसमें कॉलेज की 2 कॉलेज की बात लिखी है, खेल स्टेडियम की लिखी है, उपमंडल की लिखी है, भगत सिंह विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर की बात लिखी है, MSME फूड प्रोडक्ट। तो ये सारे के सारे इन डिमांड्स को हम लोग इसकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे, जो होने वाला है वो सब कराएंगे, छोड़ेंगे कोई नहीं। पैसे की कोई कमी नहीं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि आज केंद्र सरकार भी हमको देती है, टैक्स भी हमको मिलता है,
जनता से भी जब चाहे तब हमको मिल जाता है। कोविड में हमने जनता को कहा कि हाँ नहीं हमें पैसा चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा संकट है। 300 करोड़ रुपया हमारे पास जनता का और कर्मचारियों का आ गया। 300 करोड़ रुपया किसी प्रदेश में नहीं आएगा। तो अगर विश्वास अगर होगा तो सब कुछ हमारा ठीक होगा। हमें तो इतना ही है कि एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे। ये जो सरकार का पैसा है ये सरकार का नहीं है, ये हमारा है, ये हमारा। हरियाणा में जिस दिन हम सब लोगों ने मान लिया कि ये प्रदेश मेरा है, इस प्रदेश का दुख और सुख सब मेरा है, इस प्रदेश की संपत्ति और इस प्रदेश की आपत्ति विपत्ति वो सब मेरी है, तो हम सब मिलकर इसको ठीक करने के लिए चल पड़ेंगे। कोई भी आदमी ये ना समझे कि सरकार अलग है, मैं तो अलग है, मुझे सरकार से जितना खींच सकता हूं खींच लेता हूं। सरकार सबके लिए करेगी। अधिकार कार्य उसका है जो गरीब है, जो मजदूर है, जो छोटा किसान है, जो छोटा दुकानदार है, जो छोटे काम करने वाले सब लोग। प्रधानमंत्री जी ने भी इन सबको 6,000 साल का भेजना शुरू कर दिया है। हम इनकी सहायता करेंगे। आप लोग भरोसा करें कि जीवन में आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो काम हो रहे हैं इससे बढ़िया और कोई नहीं कर पाता है। चाहे शिक्षा हो, चाहे हुनर हो, चाहे रोजगार हो, चाहे काम हो, चाहे आमदन हो, सब चीजों में आगे बढ़ेंगे। आज मेरी बात ध्यान रखना, 2 साल के बाद ये हरियाणा प्रदेश के लोग आकर के और जिसको कहते हैं रिसर्च करना शुरू करेंगे, पीएचडी करना शुरू करेंगे। हरियाणा में इसका बदल कैसे हो गया। हम हर चीज का बदल करेंगे। केवल सड़कें बनाना और पुल बनाना और अस्पताल बनाना, पुल बनाना ये करेंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। इससे आगे जनता को सुखी कैसे करना, ईज ऑफ लिविंग अगर कोई पढ़े लिखे लोग समझते होंगे इसके पैरामीटर होते हैं कि हमारा रहना सहना कैसे आसान हो जाए। एक देश है भूटान, उसमें एक इंडेक्स चलता है हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस वो अपने हैप्पीनेस लोगों की नापते रहते हैं कि कितने % हैप्पी हो गए। तो हम एक खुशी का वादा बनाना चाहते हैं, सुख का वादा करना चाहते हैं कि हर आदमी को सुख मिले, हर आदमी खुश रहे, किसी आदमी को कोई तकलीफ ना हो। और किसी को तकलीफ है तो घर जाकर के पूछेंगे भाई तेरी क्या तकलीफ है, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जितनी डिमांड मैंने बताई है, चाहे वो बावल की है, चाहे कोसली की है, चाहे रेवाड़ी की है, राव साहब ने अपने सामने रखी है। एक तीसरी बात और बताई है मुझे कि अब हमने एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम है ग्राम दर्शन। ग्राम दर्शन कोई भी आदमी अपने गांव की कोई भी डिमांड उसमें डाल सकता है और उसके डालने के बाद सिर्फ विधायक या सांसद अपने इलाके की उन डिमांड को रिकमेंड कर सकता है। एक प्रकार से वही घोषणा कर सकता है ये काम होंगे। यानी एक प्रकार से जो पहले मुख्यमंत्री घोषणा करते थे, अब अपने सभी विधायकों को सांसदों को अधिकार दे दिए कि अपने इलाके की घोषणा अपने आप करो, फिजिबल होगी तो सारी हो जाएगी, कोई बचेगी नहीं। जहां तक लेबर कोर्ट का विषय है और सीएम ऑफिस की बात है, इस इलाके में क्योंकि इंडस्ट्री बहुत हो गई है इसलिए यहां बहुत बड़ी जरूरत है। अंतर केवल इतना ही है कि रेवाड़ी जिले में ये ऑफिस कहां होगा ये लेबर डिपार्टमेंट तय करेगा। वो चाहे तो बावल करे, वो चाहे कोसली करे, चाहे वो रेवाड़ी में करे। एक इस जिले में अभी तक इस जिले में लेबर ऑफिस है नहीं, लेबर कोर्ट, तो एक लेबर कोर्ट इस जिले में जरूर होगी, ऐसा मैं अपने ओर से घोषणा करता हूं। ये जरूर इसमें हो जाएगा। दारोड़ा भिवाड़ी की बात कही गई, गंदे पानी का विषय, इसमें जानकारी दे रहा हूं कि एक समझौता हो चुका है भिवाड़ी और हरियाणा के बीच में। तो हमने उनको पैसे देने हैं वो दे दिए हैं और भिवाड़ी की ओर से वो प्रोजेक्ट क्योंकि उन्हीं के एरिया में बनना है, वो जल्दी उस पानी का प्रबंधन जो करेंगे, गंदे पानी को उसको खोद करके ठीक करेंगे और तब वो साफ पानी का डालेंगे। हमारे जो धारोड़ा के साइड में नाला आता है और गंदा पानी, अब उसमें समय कितना लगेगा इसको डिपार्टमेंट भी बता पाएगा, लेकिन हमने उसको पैसे जमा करा दिए हैं, बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। और इसी प्रकार से बाकी जो बातें बताई उन सबको हम एक प्रकार से बता लेंगे निरीक्षण उसका, और जो जो उसमें फिजिबल होगी वो सारे काम कराए जाएंगे। पिछले 7 साल में इस 12 मावल क्षेत्र में 2250 करोड़ रुपए के काम हुए, 2250। और केवल बावल नहीं, हर एक विधानसभा में अगर मैं जिले का हिसाब लगाऊं तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए के काम इन तीनों विधानसभाओं में हो रहे हैं। 7 साल में 7,000 करोड़, अर्थात 1,000 करोड़ हर साल जिले में लगता है।
इसलिए इन सब चीजों पर पुनः आप सबको विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। बावल में भाजपा की हरियाणा प्रगति रैली चल रही थी, जिसे वो संबोधित कर रहे थे और इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। करोड़ों की 19 विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बावल में दी है। प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल का संबोधन अभी आप सुन रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाइयां भी दी हैं। आज ही के दिन संविधान को अपनाया गया था। 11 नवंबर 1949 और इसलिए संविधान दिवस है। प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाइयां सीएम मनोहर लाल ने दी। भारत को अलग करने की कोशिश चल रही है, ये बात भी सीएम ने बताई। इसके अलावा आज 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसका भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि 26/11 हमले को भुलाया नहीं जा सकता। शहीद हुए जवानों को उन्होंने नमन भी किया, श्रद्धांजलि दी। तो वहीं ओम प्रकाश धनखड़ और जेपी दलाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और प्रदेश के कृषि मंत्री दोनों ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, प्रगति रैली में मौजूद हुए। इसके अलावा रामविलास शर्मा और बनवारी लाल भी इस रैली में शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस रैली में मौजूद रहे। तो बावल में भाजपा की हरियाणा प्रगति रैली चल रही थी और करोड़ों की 19 विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर देने का ऐलान किया। प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल का संबोधन चल रहा था। प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। 26/11 हमले को भुलाया नहीं जा सकता, ये बात भी उन्होंने वहां पर कही। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का यहां पर काम किया और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार सिर्फ सड़क और बिजली की तरफ ही नहीं सोच रही, बल्कि इससे आगे बढ़कर आम आदमी का जीवन कैसे सुगम और आसान हो सके, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बावल से संवाददाता राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, रैली जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यहां पर हुई, अभी भाजपा की जो हरियाणा प्रगति रैली थी, इस दौरान काफी सारी बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। क्या कुछ रिएक्शन था लोगों का जब वो संबोधित कर रहे थे, इन बातों की घोषणा कर रहे थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने बावल रैली से 213 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो लोग काफी खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे थे और लोग तालियां बजाकर मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने काफी योजनाएं और परियोजनाएं मंच के माध्यम से लोगों को बताई। उन्होंने बताया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला जाएगा और हर जिले में 200 बेड का सरकारी हॉस्पिटल खोला जाएगा। किसी भी लोग को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है और वो चाह रही है कि हर व्यक्ति को अपने जो अधिकार है वो घर बैठे मिले। इस दिशा में सरकार अनेकों योजनाएं लेके आ रही है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से योजनाएं हो, चाहे वो ग्राम उदय के माध्यम से योजनाएं हो। सरकार, मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि हर व्यक्ति को, हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आ रही है। राजीव, इसके अलावा विपक्ष के वो तमाम लोग जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अर्थनीति को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करते थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, केंद्र से भी भरपूर पैसा मिल रहा है और टैक्स भी अच्छा खासा आ रहा है। जी देखो, विपक्ष पर करारा तमाचा लगाते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास, सरकार के पास धन की कोई अभाव नहीं है।
लेकिन वो चाह रही है कि समान विकास हो। इस विकास की दृष्टि से एक समुचित व्यवस्था बने, क्योंकि जो अधिकार क्षेत्र है उन सभी लोगों को वो अपना हक मिले। इसके लिए समुचित व्यवस्था बनाकर सरकार विकास कार्य करवा रही है, चाहे वो जिला हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो या सब डिवीजन लेवल पे हो। हर क्षेत्र में विकास कार्य और हर जगह विकास कार्य बराबर हो, इस योजना पर सरकार काम कर रही है। बहुत धन्यवाद राजीव, आप नजर बनाकर रखिए। इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद जी। तो संवाददाता राजीव बावल से जानकारियां दे रहे थे कि 200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की घोषणा जो है इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है और विपक्ष को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच के माध्यम से किया।